राधा और करण की अभी नई नई शादी हुई थी। करण राधा से बहुत प्यार करता था, पर शायद राधा नहीं। इसलिए करण जब भी राधा के पास आता तो राधा उससे नाराज हो जाती या उससे दूर हो जाया करती। ऐसे ही एक रात करण घर आता है। ऑफिस का काम ज्यादा होता है, इसलिए वो घर पर भी ऑफिस का काम करने लगता है। राधा, मेरा खाना कमरे में ले आओ, आज मुझे बहुत सारा काम है। ठीक है। अब राधा खाना लेने के लिए किचन में जाती है। उसे कमरे में खाना ले जाता देख राधा की सास कोमल राधा से कहती है, बहू, आज तो खाना कमरे में ले जा रही है। करण आ गया क्या? हाँ माँ जी, वो कह रहे थे कि आज उनके पास ऑफिस में बहुत सारा काम है, इसीलिए खाना कमरे में ही खाएंगे। ठीक है बहू, वैसे मैं तुझे बुलाने आई थी। मेरे सर में दर्द हो रहा है, पर अब तू करण के लिए खाना लेकर जा रही है कमरे में, तो तू खाना ले जा, मैं दवाई खा लूंगी। अब कोमल अपने कमरे में चली जाती है और राधा करण के लिए खाना ले जाती है। करण खाकर एक बार फिर ऑफिस का काम करने के लिए बैठ जाता है और तभी अचानक से राधा की तबीयत खराब हो जाती है और वो उल्टियाँ करने लगती है। राधा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ करण जी, बस थोड़ा आराम कर लूंगी तो तबीयत भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नहीं, तुम्हारी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। मैं कल सुबह होते ही तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बार बार मेरे नजदीक आने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं इस शादी को नहीं मानती। मेरी शादी आपसे जबरदस्ती करवाई गई है। मुझे आपसे दूर होना है, ना कि आपके नजदीक जाना है। इसलिए प्लीज आप मुझसे दूर रहा करो। इतना बोलकर राधा तो सो जाती है, पर करण के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। पर बेचारा करण करता भी क्या, वो किसी को भी अपना दुख नहीं बता पाता। अब अगली सुबह करण देखता है कि राधा बुखार में तड़प रही है। इसको तो बहुत तेज बुखार है। एक काम करता हूँ, इसे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। इसकी नाराजगी बाद में झेल लूंगा। माँ, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, राधा की तबीयत खराब है। करण राधा को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ डॉक्टर चेकअप करते हैं और कुछ देर बाद डॉक्टर करण से कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन करण, तुम्हारी वाइफ माँ बनने वाली है और बहुत जल्द तुम्हारे घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। क्या राधा माँ बनने वाली है? इतना बोलकर करण राधा को घर ले जाता है और जब राधा होश में आती है तो करण इस बारे में राधा से बात करता है। राधा, आज तुम्हें मेरे सभी सवालों का जवाब देना होगा। मुझे सच सच बताओ कि ये बच्चा किसका है? ये बच्चा मेरे बॉयफ्रेंड नीतीश का है। मैं और नीतीश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर मेरे घर वालों को नीतीश पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी। बस यही कारण है कि मैं तुम्हें अपने पति के रूप में नहीं अपना सकी, क्योंकि मैं आज भी नीतीश से ही प्यार करती हूँ। राधा, ऐसी बात थी तो तुम मुझे शादी से पहले बता देती। तुमने मुझे कभी सच क्यों नहीं बताया? इस सच के बारे में तुम मुझे धोखा देती रही, जबकि मैं तुमसे बार बार पूछता रहा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था क्या? मैं डरती थी, अगर तुम्हें सच्चाई का पता चल जाता तो तुम मुझे छोड़ देते, और अगर तुम मुझे छोड़ देते तो मैं कहाँ जाती। मेरे घर वालों के साथ साथ तुम्हारी भी बदनामी होती। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें बदनाम नहीं कर सकती। राधा का सर शर्म से झुक जाता है और करण को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। अब करण भी दूरियां बनाने लगता है। समय यूं ही बीतता जाता है और एक दिन नितेश डॉक्यूमेंट लेकर करण के घर आता है, जहाँ उसकी नजर राधा पर पड़ती है। नितेश को राधा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो अकेले में करण से बोलती है, करण, ये कौन है और ये हमारे घर क्यों आए हैं? राधा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? रिलैक्स हो जाओ। ये हमारी कंपनी का न्यू एम्प्लॉय है। ये बस यहाँ मुझे ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने के लिए आया था। इतना बोलकर करण वहाँ से चला जाता है। नितेश को पता चल चुका था कि राधा कहाँ रहती है, इसलिए नितेश बार बार किसी न किसी बहाने से करण के घर आने लगता है और राधा से बातें करने की कोशिश करता है। नितेश, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बार बार मेरे घर आते हो। जानते हो ना, मेरी शादी हो चुकी है। अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। राधा, तुम शादी करके खुश हो या नहीं, ये मैं नहीं जानता, पर मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ। मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम्हें क्या लगता है नितेश, मैं खुश हूँ तुमसे दूर होकर? तुम नहीं जानते मैं यहाँ एक एक दिन कैसे गुजारती हूँ। पर देखो, भगवान के लिए अब यहाँ से चली जाओ। अगर किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। मैं तुमसे मिलने के लिए कल शाम को उसी कैफे में आऊंगी जहाँ हम दोनों मिला करते थे। राधा के समझाने पर नितेश वहाँ से चला जाता है और अगले दिन शाम को राधा नितेश से मिलने के लिए
उसी कैफे में जाती है। नितेश, तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरी शादी हो चुकी है। अब हम इस तरह से छुप छुप कर नहीं मिल सकते। अगर किसी ने देख लिया तो तुम समझ सकते हो क्या होगा। राधा, मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा। भगवान ने आखिर हमारे ही साथ ऐसा क्यों किया? नितेश और राधा आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी उसी कैफे में करण अपने कुछ क्लाइंट्स के साथ आता है, जहां वह राधा को नितेश के साथ देख लेता है। राधा, यहाँ नितेश के साथ दोनों के बीच चल क्या रहा है? मुझे पता लगाना होगा। करण राधा पर नजर रखने लगता है और करण को पता चल जाता है कि राधा का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि नितेश है और राधा उसे के बच्चे की माँ बनने वाली है। सारा सच जानने के बाद करण राधा से कहता है, राधा, तुम्हें इस जबरदस्ती के रिश्ते में रहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई और नहीं नितेश है और तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। तुम आज तक उसे भूल नहीं पाई हो और ना ही वो तुम्हें। करण, पर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? राधा, सच कभी छुपता नहीं है और इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं तुम्हारी एक बार फिर से शादी कराऊंगा और इस बार तुम्हारी शादी उससे होगी जिसे तुम चाहती हो। करण राधा से बहुत प्यार करता था और वह राधा की खुशी के लिए ये फैसला लेता है। पर जब करण के फैसले के बारे में घर वालों को पता चलता है तो सब करण से नाराज हो जाते हैं। करण, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरी बीबी माँ बनने वाली है और तू अपनी बीबी की शादी किसी और लड़के से करवाना चाहता है। आखिर क्या चल रहा है ये सब? माँ, हमारी शादी जबरदस्ती हुई है और राधा के लिए नितेश परफेक्ट है। वैसे भी मैं ये सब उसकी खुशी के लिए कर रहा हूँ और वैसे भी ये बच्चा मेरा नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मैं एक बाप को उसके बच्चे से दूर करूँ। इतना बोलकर करण वहाँ से चला जाता है और बहुत जल्द वो राधा की शादी नितेश से करवा देता है। करण, मैंने तुम जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आज तुमने सिर्फ मुझे मेरा प्यार नहीं बल्कि मेरी औलाद भी दे दी। नितेश, राधा और ये बच्चा तुम्हारा है। मैं तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहता, इसलिए मैं तुम दोनों के रास्ते से हट गया और अब अपने छोटे से परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी सकते हो। नितेश से शादी करके राधा अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है और बहुत जल्द राधा एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है, जिसके बाद वो पुरानी सारी बातों को भूल जाती है। ज्योति जो कि गांव की रहने वाली थी, पर इसकी शादी शहर में कमल नाम की एक बहुत अच्छी लड़के से हुई थी। कमल के घर वाले बहुत अच्छे थे। कमल भी बहुत अच्छा काम करता था, पर कमल की बहन शालू अपनी भाभी को जरा भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी भाभी गांव की थी। तो वहीं दूसरी ओर ज्योति की सास को भी उसकी बहू थोड़ी बहुत खटका करती थी, पर फिर भी ज्योति की सास अनु उसे अपना लेती है। ऐसे ही एक दिन, बहू, तू फर्श पे बैठकर पोछा क्यों लगा रही है? घर में मोम रखा हुआ है, तू उससे पोछा लगा ले। वैसे ये मोम का होवत है माँ जी। ओ का है ना, हम गांव में मिट्टी से घर लिपत थे। अब यहाँ तो बहुत ही सुंदर फर्श है, इंसान कहीं पर आराम से बैठ सकता है। इसीलिए हम सोचे कि पूरा घर गीले कपड़े से पोंछते। पता नहीं मेरा बेटा कौन सी गांव की गंवार को इस घर की बहू बनाकर ले आया मेरे लिए, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ, जैसी भी है इसे ही झेलना पड़ेगा मुझे। इतना सोचकर अब अनु अपनी बहू को मोम से पोछा लगाने के लिए कहती है और धीरे धीरे शहर के तौर तरीके सिखाती है। समय के साथ ज्योति भी काफी कुछ सीख जाती है, पर बेचारी ज्योति हमेशा घर में ही रहती है, जिस वजह से उसे बाहर का कुछ पता नहीं होता। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, हम का पूछ रहे थे, जैसे सालू दीदी एक कपड़ा पहनती है ना, वैसे ही छोटा छोटा कपड़ा यहाँ पर सब लोग पहनते हैं का? पता है माँ जी, सालू दीदी से पहले हम हीरोइनों को ही सिर्फ छोटा कपड़ा में देखे थे, पर सालू दीदी को देखकर तो हमें लगता है जैसे कोई हीरोइन ही हमारे सामने खड़ी है। हाँ बहू, यहाँ सभी लोग ऐसे ही रहते हैं। यहाँ सारी लड़कियाँ ऐसे ही कपड़े पहनती है। ये गाँव नहीं बल्कि शहर है। इसीलिए तो मैं तुझे हमेशा कहती रहती हूँ कि गाँव की आदतों को छोड़कर शहर के रंग में रंग जा। ओ सब तो ठीक है माँ जी, पर हम क्या कह रहे थे, बताइए हम घर के बाहर लोगों को कैसे देखें और शहर के तौर तरीके में कैसे ढलें? हम तो कभी इस घर से बाहर गए ही नहीं। हमारा भी कितना मन करता है दीदी के साथ बाहर घूमने जाने का, मेकअप करवाने का, और बहुत जल्दी हमारी शादी को 6 महीना भी हो जाएगा माँ जी। ज्योति की ये बात सुनकर अब अनु सोच लेती है कि जब शालू घर आएगी तो वो ज्योति के साथ उसे बाहर भेजेगी, ताकि ज्योति भी घर से कुछ समय के लिए बाहर जाकर शहर के तौर तरीकों को सीख पाए। अब जैसे ही रात को शालू घर आती है, वैसे ही अनु शालू से बोलती है,
शालू बेटा, तेरी भाभी को यहाँ आए हुए 6 महीने हो गए और इस 6 महीने में वो कभी भी बाहर नहीं गई, ना ही किसी से मिली है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि कल तू अपनी भाभी को कहीं घुमा कर लिया। कल तेरी भाभी की 6 मंथ एनिवर्सरी है, इसीलिए तू थोड़ा सा उनका मेकअप भी करवा देना। माँ, मैं अपने गांव की गंवार भाभी को अपने साथ बाहर लेकर नहीं जाने वाली। आप जानते हो ना, लास्ट टाइम जब मेरे दोस्त इनसे मिलने आए थे तो इनकी वजह से मेरा कितना मजाक बना था। कैसे हम सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे और ये अपना खाना लेकर नीचे फर्श पर बैठ गई थी। माँ, आपने इस गांव की बहू को अपना लिया होगा, पर मैं इन्हें नहीं अपनाने वाली। शालू बेटा, गांव की हो या शहर की, ज्योति है तो हमारे घर की बहू ना। और अगर तू शहर में पली बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं ना कि तू अपनी भाभी को इस तरह से बोलेगी। अगर कल तू अपनी भाभी को अपने साथ बाहर लेकर नहीं गई तो मैं तुझे घर में नहीं आने दूंगी। अब ना चाहते हुए भी शालू अपनी भाभी को अपने साथ बाहर घुमाने ले जाती है। ज्योति पहली बार शहर घूम रही थी, इसलिए शहर की रोड, मॉल, मार्केट ये सब देखकर उसकी आंखें फटी हुई रहती है। अब जैसे ही शालू अपनी भाभी के साथ मॉल में जाती है तो वहां का एक्सीलेटर देखकर ज्योति के होश उड़ जाते हैं और वो वहीं पर बैठकर एक्सीलेटर को देखने लगती है। ये देखकर शालू को बहुत ही इंसल्ट फील होता है और वो अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आपको यहाँ बैठना नहीं है, सब आपको ही देख रहे हैं। मेरा मजाक मत बनाओ, चुपचाप से उठकर मेरे साथ चलो। अरे बाप रे, हम तो सिर्फ सुने थे कि शहर में अपने आप चलने वाली सीढ़ी है, पर आज हमने देख भी लिया। इसको देखकर कितना मजा आ रहा है, पर हमें बहुत डर लग रहा है। अगर हम गिर गए, हमें करंट लग गया तो। कुछ नहीं होगा भाभी, मैं हूँ आपके साथ। और वैसे भी और लोग भी तो जा रहे हैं ना सीढ़ी से, मेरा मतलब है एस्केलेटर से। अब चलो भी। शालू को काफी समझाने पर और जिद करने पर ज्योति वहां से उठ जाती है और शालू अपनी भाभी के साथ ऊपर जाती है। कुछ देर बाद शालू अपनी भाभी को लिफ्ट में लेकर जाती है। लिफ्ट देखकर ज्योति को बड़ी खुशी होती है और वो शालू से बोलती है, शहर में कितना सब कुछ है, बस एक जगह खड़े हो जाओ और तुम्हें जहाँ पहुँचना है तुम अपने आप वहाँ पहुँच जाओगे। हमें तो ये कमरा और अपने आप चलने वाली सीढ़ी दोनों बहुत अच्छी लगी। और यहाँ का दुकान कितना बड़ा बड़ा है। हमारे गांव में एक कमरे की छोटी सी दुकान होती है। भाभी, आप जिसे दुकान कह रही हो वो मॉल है, और जिस छोटे से कमरे में आप खड़ी हो ना, यह भी कमरा नहीं है, लिफ्ट है। ये भगवान, कहाँ फंसा दिया मुझे। इस तरह से जैसे तैसे शालू पूरा दिन अपनी भाभी के साथ बिताती है और घर जाकर अपनी माँ पर बहुत गुस्सा होती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और शालू हमेशा उसे गांव के होने का ताना देती है। बहुत जल्द शालू के रिश्ते की बात चलती है, पर शालू वहां से नाराज होकर चली जाती है। शालू को मनाने के लिए ज्योति जब उसके कमरे में जाती है तो वो देखती है कि शालू किसी से फोन पर बात कर रही है। पंकज, मुझे तो समझ नहीं आता, जब तुम्हारे घर वाले राजी हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो तुम अपने घर वालों के साथ मेरे भैया से बात करने के लिए घर क्यों नहीं आ जाते? तुम जानते हो ना कि मेरे भैया चाहते हैं कि मेरी शादी गांव में हो, और वो भी अपने लिए गांव की लड़की लेकर आए। मैं गांव में शादी नहीं कर सकती, और तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो ना कि मुझे अपने भैया से कितना डर लगता है। इस तरह से शालू गुस्से में फोन रखकर रोने लगती है। ये सारी बात सुनने के बाद ज्योति सारी बात अपने पति कमल को बताती है। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए ये लड़की गांव में शादी नहीं करना चाहती। ये लड़की समझती क्यों नहीं है, हम इंडियंस की पहचान गांव से होती है, हमें गांव से दूर नहीं भागना चाहिए। कमल जी, आप जो कह रहे थे बिल्कुल सही है, पर एक बार अपनी बहन के बारे में भी तो सोचिए। वो कभी गांव में नहीं रही, और मुझे नहीं लगता कि शहर का बच्चा कभी गांव में रह सकता है। मैं गांव में रही हूँ, मुझे मालूम है कितनी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है और कितने सारे काम होते हैं। सालू दीदी कभी भी गाँव में नहीं रह पाएंगी, और वैसे भी हर्ज क्या है इस बात में कि अगर उनकी शादी उनके मनपसंद लड़के से करवाई जाए। आप ही तो कहते थे समय आगे बढ़ रहा है और इंसान को समय के साथ बदलना चाहिए, आना चाहिए, तो फिर आप क्यों नहीं काहे खुद बदल रहे? ज्योति के समझाने पर कमल ज्योति का रिश्ता पंकज से करवाने के लिए तैयार हो जाता है और बिना शालू को बताए पंकज और उसके घर वालों को घर बुलाता है। अब जैसे ही ज्योति पंकज और उसके घर वालों को देखती है, उसे बहुत खुशी होती है। जिसके बाद कमल शालू से कहता है, शालू, तुम हमेशा कहती थी ना
कि गांव की बहू को इस शहर में क्यों लेकर आए? तुम हमेशा ज्योति को गांव की बहू और खुद को शहर की ननद कहा करती थी ना। देखो, आज तुम्हारे उसी गांव की भाभी ने तुम्हारी शादी गांव में होने से बचा ली। तुम्हारी शादी ज्योति की वजह से ही पंकज से हो रही है। अब तो तुम अपनी भाभी को गांव की बहू नहीं कहोगी ना? कभी भी नहीं भैया, आई एम सॉरी भाभी। इस तरह से शालू अपनी भाभी को गवार और गांव की बहू कहना छोड़ देती है, जिसके बाद गांव की बहू अपने शहर की नंद के साथ हंसी खुशी रहने लगती है और बहुत जल्द इसी तरह से शालू की शादी पंकज से हो जाती है। त्रिशा नाम की लड़की हॉस्पिटल में अपने बेड पर सो रही होती है। उसकी आंखों में पट्टी लगी होती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पास आकर बैठा है। त्रिशा को जैसे ही यह महसूस होता है, वह उठकर बैठ जाती है और बोलती है, कौन है यहाँ? माँ, क्या आप हो यहाँ? परंतु त्रिशा को किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। कुछ देर बाद त्रिशा को महसूस होता है कि जैसे कोई उसे छू रहा हो। कुछ देर बाद 2 हाथ उसकी आंखों पर आ जाते हैं और उसकी आंखों की पट्टी खोलने लगते हैं। त्रिशा को लगता है कि शायद डॉक्टर है और वो आज उसकी आंखों की पट्टी खोलने के लिए आया है। इसीलिए त्रिशा डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर, आपने तो कहा था कि मेरी आंखों की पट्टी कुछ दिनों बाद खुलेगी, फिर आज ही मेरी पट्टी खोलने के लिए आ गए। हाँ, क्योंकि अब तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओगी और तुम्हें अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। मतलब ये कि मैं यहाँ तुमसे तुम्हारी आंखें लेने आया हूँ और मैं तुम्हारी आंखें लेकर यहाँ से चला जाऊंगा और तुम एक बार फिर से पहले की तरह अंधी हो जाओगी। नहीं, तुम मेरी डॉक्टर नहीं हो। कौन हो तुम? भूत अब जोर जोर से हंसने लगता है और वो हवा में उड़ने लग जाता है। कुछ देर बाद त्रिशा अपनी जगह से उठकर वहाँ से भागने लगती है और भूत उसका पीछा करने लगती है। त्रिशा भागते भागते डॉक्टर से टकरा जाती है और वो डरते हुए डॉक्टर से बोलती है, नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मेरी आंखें मत लो। बड़ी मुश्किल से मुझे आंखें मिली हैं। मैं कई सालों से अंधी थी। मैं पूरी जिंदगी अंधी बनकर नहीं रहना चाहती। मैं अपनी आंखों से दुनिया को देखना चाहती हूँ। अरे त्रिशा, क्या हो गया तुम्हें? तुम किससे ये बोल रही हो और कौन तुम्हारी आंखें छीन रहा है तुमसे? वो मेरी आंखें छीन लेगी। मैं अपनी आंखें किसी को नहीं देना चाहती। मुझे बचा लो डॉक्टर, मेरी आंखों को बचा लो। उसकी बात सुनकर डॉक्टर अब बुरी तरह हंसने लगता है। उसकी ये भयानक हंसी सुनकर त्रिशा बोलती है, डॉक्टर, आप इस तरह से हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारा डॉक्टर नहीं बल्कि एक भूत हूँ। उसकी ये बात सुनकर त्रिशा बहुत डर जाती है और डर के मारे वो भागने लगती है कि तभी भूत उसके सामने आ जाता है और उसकी आंखों की पट्टी हटाकर उसकी आंखें नोच लेता है। बेचारी त्रिशा अपने दोनों हाथ अपने आंखों पर रखकर रोते हुए चिल्लाने लगती है, बचाओ, बचाओ, मेरी आंखें, मेरी आंख, मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो। भूत ने मेरी आंखें छीन ली। त्रिशा को रोता हुआ देख भूत जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, यहाँ पर तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। तुझे सुनने वाला या तेरे दर्द को महसूस करने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। वो भूत त्रिशा से ये बात बोल ही रहा होता है कि तभी डॉक्टर त्रिशा की इस गंभीर हालत को देखकर उसके पास दौड़ते हुए आता है और उससे बोलता है, त्रिशा, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी आंखों से खून कैसे निकल रहा है और तुम्हारी आंखें कहाँ गई? तुम्हारी ये हालत किसने की? उसने मुझसे मेरी आंख छीन ली। अब मैं जिंदगी भर अंधी ही रह जाऊंगी। त्रिशा बिलख बिलख कर रोते हुए बेहोश हो जाती है। डॉक्टर त्रिशा को कैबिन के अंदर लेकर जाते हैं कि तभी आंख नोचने वाला भूत डॉक्टर के सामने भी आ जाता है और उससे बोलता है, अच्छा, तो तूने इस लड़की का इलाज किया था। तूने इस लड़की की आंखें बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से लगाई हैं। अब मैं तेरी आंखों को भी निकाल लूंगा। जिस डॉक्टर ने इस लड़की की इतनी सुंदर आंखें लगाई हैं, तो उस डॉक्टर की खुद की आंखें कितनी सुंदर होंगी। तुम्हारी आंखों को मैं सच में नहीं छोड़ूंगा। भूत, भूत, बचाओ, यहाँ पर भूत है। अरे भूत,
मैं तो एक डॉक्टर हूँ और जैसा कि तुझे पता है डॉक्टर के ज्यादा पढ़ने की वजह से उन लोगों को चश्मा लग जाता है और मेरी आंखें कमजोर हैं, मुझे चश्मा लगा हुआ है। मुझे छोड़ दे, मेरी आंखों को मुझसे दूर मत कर। अगर तू मेरी आंखें मुझसे छीन लेगा तो मैं लोगों का इलाज कैसे करूंगा? वो सब मैं नहीं जानता। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं बस इतना जानता हूँ, अब तू भी नहीं बचेगा। अरे तू कौन है और क्यों तुम लोगों की आंखें नोच रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो हम लोगों से? मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबकी आंखें नोच लूंगा, क्योंकि मैं भी इधर अपना इलाज करवाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ के कुछ डॉक्टरों ने मेरे साथ गलत किया। गलत? क्या और कैसे? आखिर तुम्हारे साथ किस डॉक्टर ने गलत किया था? आज से कुछ साल पहले की बात है। मैं इसी हॉस्पिटल में अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए आया था। मेरी आंखें बिल्कुल खराब हो रखी थी कि तभी यहाँ के एक बूढ़े से डॉक्टर ने मुझसे कहा, अरे मोहन, तुम्हारी आंखें तो बहुत ही ज्यादा खराब है, तुम्हें अपनी आंखें लगवानी होंगी। डॉक्टर, क्या मेरी नई आंखें लगवाने से मेरी आंखें सही हो जाएंगी? मुझे सब कुछ पहले की तरह दिखने लग जाएगा ना? हाँ मोहन, बिल्कुल, तुम बिल्कुल पहले की तरह हो जाओगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपनी नई आंखें लगवाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटा, तो तुम 2 दिन बाद मेरे पास आ जाना। उसकी बात सुनकर मोहन वहाँ से चले जाता है। मोहन को जाते हुए देख डॉक्टर खुद से बोलता है, अभी 2 दिन बाद ये मूर्ख भी आएगा और मैं अपना धंधा इससे भी चालू करूंगा और लोगों की तरह इसकी भी किडनियां और इसकी आंखें निकाल दूंगा। इतना कहकर डॉक्टर भी मगन होकर अपने कैबिन में बैठ जाता है और मोहन अब अगले 2 दिन बाद उस डॉक्टर के पास आता है, जिसके बाद वो डॉक्टर मोहन की आंखें निकाल लेता है और उसके साथ ही उसकी किडनियां भी निकाल देता है। इस तरह मोहन मर जाता है और वो डॉक्टर जैसे ही मोहन की किडनी को भेजता है, वैसे ही अचानक उस डॉक्टर को भी हार्ट अटैक आ जाता है और हार्ट अटैक आने की वजह से डॉक्टर भी मर जाता है। तो ये थी मेरी कहानी, तब से मैं लोगों की आंखें नोचता हूँ। जब डॉक्टर मर गया तब तुम हम लोगों को क्यों मार रहे हो? अरे हम लोगों को छोड़ दो। कभी नहीं, मेरी आंखें नहीं तो मैं किसी को भी नहीं देखने दूंगा। मैंने जब अपनी आंखों से इस दुनिया को नहीं देखा तो मैं और किसी को भी इस दुनिया में आंखों के साथ जीने नहीं दूंगा। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन तुम भी तो सही नहीं कर रहे ना। चले जाओ इस दुनिया को और हम सबको छोड़कर चले जाओ। नहीं, कभी नहीं, मैं सबकी आंखें नोचने के बाद ही जाऊंगा। भूत और डॉक्टर आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन लोगों को एक नर्स बात करते हुए देख लेती है और नर्स डरते हुए हॉस्पिटल के मंदिर जाती है, जिसके बाद मंदिर से गंगा जल उठाकर वो भूत के सामने ले आती है और उस भूत के ऊपर वो गंगा जल डाल देती है और इस तरह आंख नोचने वाला भूत जलकर मर जाता है और वो डॉक्टर और डॉक्टर के साथ बाकी लोग भी, अब सभी लोग बच जाते हैं। डॉक्टर अब तृषा का एक बार फिर से इलाज करता है और उसको एक नई आंखें देता है, जिसके बाद तृषा अपनी नई आंखों के साथ इस दुनिया को देखने लग जाती है। नई दुनिया को देख तृषा डॉक्टर को धन्यवाद करते हुए बोलती है, डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे मेरी आंखें दे दी हैं। आपकी ही वजह से मैं इस दुनिया को देख पा रही हूँ। उस भूत ने जो मेरे साथ किया, मुझे तो लगता था कि अब मैं जिंदा ही नहीं बचूंगी, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत करके मेरी जान बचा ली। अरे तृषा बेटा, हम डॉक्टरों का तो काम है लोगों की जान बचाना। वो तो कुछ नीच डॉक्टर होते हैं जो कुछ पैसों के लालच में आकर लोगों की जान ले लेते हैं। वो डॉक्टर इतना कहकर तृषा को आशीर्वाद देता है और उससे अलविदा लेता है और तृषा एक बार फिर अपनी नई जिंदगी खुशी से व्यतीत करने लगती है।